हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई कहानी में। दोपहर का वक्त था। सूरज आग उगल रहा था। गांव के छोटे से अस्तबल में सन्नाटा था। बस छत पर टंगा पुराना पंखा चूचू की आवाज कर रहा था। माधव, जो डॉक्टर साहब का खास मददगार असिस्टेंट था, अपनी मेज पर बैठा दवाइयों का हिसाब देख रहा था। माधव गबरू जवान था, चौड़ी छाती और आंखों में एक अलग ही चमक थी। तभी बाहर से एक तांगा आकर रुका। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी जवान बेटी को अपनी बाहों में उठाकर भीतर लाया। बाबूजी, जरा देखिए हमारी सज्जो को क्या हो गया। अचानक से गश बेहोशी खाकर गिर पड़ी और बदन तवे जैसा तप रहा है। माधव अपनी जगह से झट से उठा। जैसे ही उसकी नजर सज्जो पर पड़ी, उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। सज्जो ने नीले रंग की बहुत ही खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी, जो पसीने से भीगकर उसके बदन से चिपक गई थी। बुखार की तेजी की वजह से उसके सुर्ख होंठ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थी। माधव ने लपककर सज्जो को संभाला और उसे अंदर वाले कमरे के बिस्तर पर लिटाया। जब माधव के मजबूत हाथों ने सज्जो की नरम कमर को छुआ तो उसके पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। चेकअप और बढ़ती नजदीकियां कमरे में उस वक्त डॉक्टर साहब नहीं थे। वो किसी पंचायत में गए थे। माधव को ही सब संभालना था। उसने सज्जो के पिता से कहा, चाचा आप बाहर बैठिए और तांगे वाले को पैसे दे दीजिए, मैं तब तक इसे दवा की खुराक पिलाता हूँ। कमरे में सब सिर्फ माधव और सज्जो थे। माधव ने आला स्टेथोस्कोप उठाया और सज्जो के करीब लाया। जैसे ही उसने सज्जो के पोशाक का पल्लू उसके गले से थोड़ा नीचे सरकाया, उसकी नजर सज्जो की गर्दन पर बंधे एक काले तावीज पर पड़ी, जो उसके गोरे बदन पर बहुत जच रहा था। माधव ने कांपते हाथों से आला को सज्जो के सीने पर रखा। उसे सज्जो की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, जो किसी बागी घोड़े की तरह तेज दौड़ रही थी। बुखार की वजह से सज्जो की सांसें बहुत गर्म थी। सज्जो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक नशीली सी बेबसी थी। सज्जो ने बहुत ही मध्यम आवाज में कहा, बाबूजी बहुत बेचैनी हो रही है, जैसे सीने में आग लगी हो। माधव ने कोमलता से कहा, घबराओ मत सज्जो, मैं हूं ना। उसने सज्जो की पोशाक के ऊपर के 2 बटन धीरे से खोल दिए ताकि उसे हवा लग सके। जैसे ही बटन खुले, माधव की नजर सज्जो के उन रसीले और कोमल उभारों पर पड़ी जो सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। कमरे के भीतर की हवा भारी थी और सज्जो की गर्म सांसें माधव के चेहरे से टकरा रही थी। माधव ने बहुत ही सावधानी से सज्जो की कलाई थामी ताकि उसके नब्ज देख सके। सज्जो की पोशाक पसीने से भीगी हुई थी और वह बार बार करवट बदल रही थी। सज्जो की आंखें अभी भी बंद थी, पर उसके चेहरे पर छाई बेचैनी साफ बता रही थी कि बुखार उसके जिस्म को पूरी तरह तोड़ रहा है। माधव ने एक साफ रुमाल लिया और उसे ठंडे पानी में भिगोकर सज्जो के माथे पर रखा। जैसे ही ठंडी पट्टी सज्जो के माथे से छुई, उसके होठों से एक हल्की सी आह निकली। माधव ने बड़े धीरे से सज्जो के पिता को बाहर ही रुकने का इशारा किया। उसने दवा की एक शीशी उठाई और एक छोटी चम्मच में कुछ बूंदें निकाली। सज्जो का सिर धीरे से उठकर उसने अपने हाथ का सहारा दिया। सज्जो का रेशमी बदन माधव की बाहों में था और उसकी पोशाक के ऊपरी हिस्से से उठती उसके शरीर की महक माधव के नथनों में भर रही थी। माधव ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, सज्जो थोड़ा सा मुंह खोलो, ये दवा पी लो तो जान में जान आएगी। सज्जो ने अध खुली आंखों से माधव की तरफ देखा। उस पल उन दोनों की नजरें मिली। सज्जो की आंखों में दर्द था, पर माधव की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर उसे एक अनजाना सा ढांढस मिला। उसने बहुत धीरे से अपना मुंह खोला और माधव ने बड़े जतन से दवा की बूंदें उसके हलक के नीचे उतार दी। दवा पिलाते समय माधव की उंगलियां सज्जो के नरम होठों से हल्के से टकरा गई। उस एक पल की छुअन ने माधव के भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी, पर उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और सज्जो को वापस तकिए पर लेटा दिया।
शाम ढलते ढलते अस्पताल के उस छोटे से कमरे में खिड़की से आती सूरज की मध्यम रोशनी सज्जो के चेहरे पर पड़ रही थी। दवा और माधव की तीमारदारी का असर अब साफ दिखने लगा था। सज्जो का बदन जो दोपहर में भट्टी की तरह तप रहा था, अब थोड़ा शांत हुआ था। उसकी पोशाक के ऊपरी हिस्से पर जमा पसीना अब सूखने लगा था, जिससे उसे हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। माधव ने आखिरी बार सज्जो की नब्ज टटोली। सज्जो ने धीरे से अपनी आंखें खोली और माधव को अपने सिरहाने बैठा देख उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में अब वो दोपहर वाली बेबसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। माधव ने बाहर खड़े उसके पिता को आवाज दी, चाचा, अब घबराने की कोई बात नहीं है, सज्जो को काफी आराम है। ये बुढ़िया में कुछ दवाइयां बांध दी हैं, इसे रात को दूध के साथ दे देना। अब आप इसे घर ले जा सकते हैं। सज्जो के पिता ने राहत की लंबी सांस ली और माधव के कंधे थपथपाते हुए बोले, बेटा, आज तुमने बड़ा उपकार किया है। ये तो हमारी लाडली है, इसे कुछ हो जाता तो हम जीते जी मर जाते। सज्जो धीरे से उठी और अपनी पोशाक को संभालते हुए खड़ी हुई। चलते चलते उसने मुड़कर एक बार माधव की तरफ देखा। उस नजर में एक अनकहा शुक्रिया था और शायद कुछ ऐसा भी जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता था। माधव वहीं खड़ा उसे तांगे में बैठते हुए दिखता रहा, जब तक कि धूल के गुबार में वो तांगा ओझल नहीं हो गया। अस्पताल का काम समेटकर माधव भी अपने घर की ओर निकल पड़ा। गांव की पगडंडियों पर सन्नाटा पसर रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। माधव का मन आज ठिकाने पर नहीं था। रह रहे कि उसकी आंखों के सामने सज्जो का वो चेहरा और उसकी नीली पोशाक के भीतर धड़कता उसका बदन घूम रहा था। घर पहुंचकर माधव ने दिया जलाया और अपनी खाट पर लेट गया। कमरे के सन्नाटे में उसे बार बार वही एहसास हो रहा था जब उसने सज्जो के सीने पर हाथ रखा था। उसे अपनी हथेलियों में अब भी सज्जो के उन रसीले और कोमल उभारों की गर्माहट महसूस हो रही थी। वो यादें किसी नशे की तरह उसके जहन पर छा रही थी। उसने सोचा, पता नहीं अब वो घर पहुंचकर कैसी होगी, क्या उसने खाना खाया होगा। माधव ने करवट बदली पर उसकी बंद आंखों के पीछे सिर्फ सज्जो की वो नसीली आंखें और उसकी गर्दन पर बंधा वो काला ताबीज ही नजर आ रहा था। माधव को एहसास हुआ कि आज की ये मुलाकात सिर्फ एक मरीज और असिस्टेंट की मुलाकात नहीं थी, बल्कि उसके दिल के किसी कोने में इश्क ने अपनी दस्तक दे दी थी। पूरी रात माधव को ठीक से नींद नहीं आई। वह बस सुबह होने का इंतजार करने लगा कि शायद कल फिर किसी बहाने सज्जो से मुलाकात हो जाए। 2 दिन गुजर गए, पर माधव के लिए ये 2 दिन 2 सदियों जैसे भारी थे। अस्पताल की चौखट पर उसकी निगाहें हर आने जाने वाले तांगे और धूल उड़ाती बैलगाड़ियों पर टिकी रहती थी। दवाइयों की शीशियां भरते वक्त भी उसे अपनी हथेलियों में सज्जो की बदन की वो पुरानी तपिश महसूस होती थी। आखिरकार तीसरे दिन की दोपहर जब सूरज थोड़ा ढलने लगा था, वही चीर परिचित आहट सुनाई दी। नीली पोशाक में मली लिपटी सज्जो अपनी ओढ़नी को सलीके से ओढ़े हुए धीरे धीरे कदमों से अस्पताल के भीतर दाखिल हुई। सज्जो के चेहरे पर अब पहले जैसी लाली लौट आई थी और बुखार का नामोनिशान न था। उसकी चाल में वही पुरानी लचक थी जिसने माधव की दिल की धड़कन एक पल के लिए रोक दी। वह सीधे माधव की मेज के पास आकर खड़ी हो गई। सज्जो ने बहुत ही भोली आवाज में कहा, बाबूजी, वो 2 दिन की दवा खत्म हो गई है। बाबू ने कहा कि एक बार और दिखा आना ताकि अंदर की कसर भी निकल जाए। माधव ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल एक तरफ रख दी और उसे गौर से देखने लगा। उसकी नजरें सज्जो की सुराहेदार गर्दन पर बंधे उस काले ताबीज पर टिक गई थी, जो उसकी गोरी त्वचा पर आज और भी उभर कर दिख रहा था। माधव का मन हुआ कि वह पूछ ले कि क्या 2 दिनों में उसे भी उसकी याद आई, पर सज्जो की आंखों में ऐसी मासूमियत थी जैसे उसे दुनियादारी और इश्क के उन पेचीदा रास्तों की कोई खबर ही ना हो।
माधव ने दवा की शीशी उठाते हुए बात छेड़ने की कोशिश की। सज्जू ने इन 2 दिनों में तुम्हारी तबीयत कैसी रही? क्या रात को नींद ठीक से आई? मेरा तो मन यहीं अटका रहा कि पता नहीं तुम्हें आराम मिला भी होगा या नहीं। सज्जू ने सादगी से जवाब दिया, जी बाबूजी, आपकी दी हुई दवा में तो जादू था। पहली खुराक पीते ही कलेजे की जलन शांत हो गई थी। अब तो भूख भी अच्छी लगती है और नींद भी गहरी आती है। माधव थोड़ा और करीब खिसका और नीची आवाज में बोला, सिर्फ दवा का असर था या किसी की दुआ का भी? सच कहूं तो उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला। हर घड़ी बस तुम्हारी ही याद सताती रही। सज्जू ने ये बात सुनी पर उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। उसने बस इतना कहा, आप बहुत नेक इंसान हैं बाबूजी। मरीजों की इतनी फिक्र तो घर वाले भी नहीं करते। बाबू भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। माधव समझ गया कि सज्जो अभी इन बातों से बिल्कुल अनजान है। उसके लिए माधव सिर्फ एक डॉक्टर बाबू का मददगार था जिसने उसकी जान बचाई थी। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पोशाक के भीतर धड़कते उस मासूम दिल पर माधव अपनी दावेदारी जताने की हसरत पाल चुका है। माधव ने आह भरते हुए दवा की पुड़िया बनाई और उसे देते हुए कहा, सज्जू, ये दवा तो जिस्म का मर्ज ठीक कर देगी, पर मैंने इस बेचैन मन का क्या होगा? क्या कभी फुर्सत में मिलोगी ताकि मैं अपने दिल का हाल कह सकूं? सज्जू ने पुड़िया हाथ में ली और अपनी ओढ़नी को सीने पर थोड़ा और कसते हुए बोली, अब तो मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ बाबूजी। अब दोबारा अस्पताल आने की क्या जरूरत? गांव छोटा है, लोग बातें बनाते हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चल दी। माधव वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसे अपनी उंगलियों के पोरों में अब भी उस दिन की छुअन याद थी जब उसने सज्जो के उन कोमल और रसीले उभारों को महसूस किया था। पर आज सज्जो की ये बेरुखी और अजनापन उसके दिल में एक नई कसक पैदा कर रहा था। गांव की धूल भरी गलियों में सज्जो की खूबसूरती पर एक काली नजर गड़ी हुई थी। गांव के रसूखदार मुखिया का एक लौता लड़का गजराज, जिसे अपनी दौलत और बाप की लाठी का बड़ा घमंड था। सज्जो के पीछे हाथ धोकर पड़ा था गजराज। स्वभाव का बड़ा ही नीच और मनचला था। उसकी आंखें हमेशा सज्जो की पोशाक के भीतर छिपे उसके उभारों को टटोलती रहती थी और सज्जो की मासूमियत से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो बस उस कंचन जैसी देह को अपनी हवस का शिकार बनाना था। शाम का वक्त था। सज्जो कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। सूरज डूबने को था और पगडंडी पर सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से गजराज अपने 2 गुर्गों के साथ बाहर निकल आया। उसने हाथ में एक मोटा सा डंडा ले रखा था और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने सज्जो का रास्ता रोकते हुए बड़े ही बेहुदा अंदाज में कहा, अरे सज्जो, कहाँ भागी जा रही है? जरा रुक तो सही। अपनी इस नीली पोशाक में तू बिजली गिरा रही है। गांव के लड़कों का चैन छीन लिया है तूने। सज्जो का कलेजा कांप उठा। उसने अपनी ओढ़नी को अपने सीने पर और भी कस लिया ताकि गजराज की गंदी नजरें उसके कोमल उभारों को ना छू सके। उसने डरते हुए कहा, गजराज भैया, रास्ता छोड़ दो। बापू घर पर इंतजार कर रहे होंगे। मुझे देर हो रही है। गजराज जोर से हंसा और एक कदम और करीब आ गया। उसकी सांसों से शराब की बदबू आ रही थी। उसने सज्जो की सुराहीदार गर्दन के पास हाथ ले जाकर उसके ताबीज को छूने की कोशिश की और बोला, भैया मत कहे डार्लिंग, मुखिया का लड़का हूँ। अगर एक बार हाँ कर दे तो तुझे रेशमी साड़ियों और गहनों से लाद दूंगा। सज्जो की आंखों में आंसू आ गए। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तेज कदमों से घर की ओर भागने लगी। गजराज पीछे से चिल्लाया, भाग ले जितना भागना है सज्जो, पर याद रखना, मुखिया की नजर जिस चीज पर पड़ जाए तो वो उसे हासिल करके ही रहता है। कल रात को अपनी खिड़की खुली रखना, वरना तेरे बापू की खैर नहीं। सज्जो अपनी कोठरी में दुबकी बैठी थी। दिए की मध्यम रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर कांप रही थी। उसे गजराज की वो गंदी बातें रह रहकर याद आ रही थी।
उसने अपनी पोशाक को गले तक कस लिया था, जैसे कोई कवच पहन रखा हो। बाहर हवा के झोंकों से पेड़ों के पत्ते खड़खड़ाते तो सज्जो का कलेजा मुंह का आता। उधर गजराज अपने दो लठेतों के साथ शराब के नशे में धुत सज्जो के घर के पिछवाड़े की कच्ची दीवार के पास खड़ा था। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, देखना आज उस चकोर सी लड़की को कैसे अपने जाल में फंसाता हूँ। बहुत नखरे दिखाती है, आज उसकी सारी अक्कड़ ढीली कर दूंगा। गजराज की नीच हरकतों सज्जो खिड़की के पास बैठी खुदा से खैर मना रही थी। तभी उसे बाहर किसी के दबे पांव चलने की आहट मिली। उसने जैसे ही खिड़की की झिरी से बाहर झांका, उसके होश उड़ गए। गजराज हाथ में जलती हुई मसाल लिए खड़ा था। उसने दबी आवाज में धमकी भरे अंदाज में कहा, सज्जो चुपचाप बाहर आ जा, वरना तेरे बापू की ये फूस की झोपड़ी अभी राख कर दूंगा। और याद रख, अगर शोर मचाया तो कल सुबह तेरा बापू जिंदा नहीं मिलेगा। सज्जो का पूरा बदन कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बेबस थी, एक तरफ उसके बापू की जान थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी इज्जत। उसने अपनी पोशाक के पल्लू से अपने मुंह को दबा लिया ताकि उसकी सिसकी बाहर न जाए। गजराज ने मसाल झोपड़ी की छत के पास ले जाकर डराया, गिनती 3 तक गिनूंगा, 1 2। सज्जो ने कांपते हाथों से अपनी कोठरी की सांकल खोली। जैसे ही वह बाहर आई, गजराज की भूखी नजरें उसके जिस्म पर गड़ गई। रात के सन्नाटे में सज्जो का गोरा बदन और उसकी नीली पोशाक के भीतर उठते गिरते उसके कोमल उभार गजराज की हवस को और भड़का रहे थे। गजराज ने आगे बढ़कर सज्जो की कलाई मरोड़ दी। बड़ी जल्दी बाहर आ गई डार्लिंग, अब चल मेरे साथ, आज रात तुझे मुखिया की हवेली की सैर कराते हैं। सज्जो गिड़गिड़ाने लगी, गजराज भैया, भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो, मेरे बापू मर जाएंगे। गजराज जोर से हंसा और उसे घसीटते हुए अंधेरे की तरफ ले जाने लगा। सज्जो के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उसे ख्याल आया कि पास के ही मोड़ पर अस्पताल की चौकी है, जहां शायद माधव अभी भी ड्यूटी पर हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक चीख मारी और गजराज के हाथ पर दांत काट लिया। सज्जो बदहवास होकर जंगल की पगडंडी की तरफ भागी, जहां से अस्पताल का रास्ता जाता था। पीछे से गजराज और उसके गुंडे गालियां देते हुए उसके पीछे लपके। माधव अभी अस्पताल के बरामदे में ही पहुंचा था कि अंधेरे को चीरती हुई एक साया उसकी ओर बदहवास भागती आई। वह सज्जो थी। उसकी नीली पोशाक जगह जगह से कांटों में उलझकर फट गई थी और उसकी ओढ़नी कंधे से सरककर हवा में लहरा रही थी। सज्जो के चेहरे पर मौत का खौफ साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने माधव को देखा, उसकी रही सही हिम्मत जवाब दे गई। वह लड़खड़ाकर सीधे माधव के सीने से जा टकराई। माधव ने मजबूती से उसके कांपते हुए बदन को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। सज्जो की तेज सांसें माधव की गर्दन पर गर्म भाप की तरह लग रही थी। माधव ने घबराहट में पूछा, सज्जो ये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ है, बताओ तो सही। सज्जो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस सिसकियां भर रही थी। डर के मारे उसका पूरा जिस्म थरथर रहा था। माधव ने महसूस किया कि सज्जो की पोशाक के भीतर उसके कोमल उभार तेज धड़कन के साथ उसके सीने से मसले जा रहे थे। सज्जो ने अपनी मुट्ठियों में माधव के कुर्ते को इतनी मजबूती से भींच रखा था जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। तभी पीछे से गजराज और उसके गुंडों की गालियां और भागने की आवाजें नजदीक आने लगी। कहाँ जाएगी बचके कलमुही, आज तो तुझे मुखिया की हवेली की रौनक बनाना ही है। गजराज हाथ में मसाल लिए अस्पताल के अहाते में दाखिल हुआ, पर सामने माधव को खड़ा देख उसके कदम ठिठक गए। माधव की आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था। उसने सज्जो को अपने पीछे किया और अपनी गठीली भुजाओं को तान कर खड़ा हो गया। माधव ने कड़कती आवाज में कहा, गजराज अपनी गंदी जुबान और कदम यहीं रोक ले, वरना भूल जाएगा कि तू किसका लड़का है। यह अस्पताल है, यहाँ मरहम भी मिलता है
और अगर जरूरत पड़ी तो हड्डियां तोड़ने का इंतजाम भी रहता है। गजराज ने दांत पीसते हुए कहा, अबे ओ अस्पताल के नौकर, बीच में मत आ। ये लड़की मेरे बाप की हैसियत है, इसे मेरे हवाले कर दे वरना कल का सूरज नहीं देख पाएगा। माधव ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली और एक कदम आगे बढ़ा। उसकी मर्दाना शख्सियत और निडरता देखकर गजराज के गुंडे थोड़े पीछे हटने लगे। माधव बोला, आज ये लड़की मेरी पनाह में है, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो दफा हो जा यहाँ से, वरना पुलिस की चौकी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। गजराज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है। उसने थूकते हुए कहा, देख लूंगा तुझे भी और इसे भी। और वह अपने आदमियों के साथ अंधेरे में गायब हो गया। सन्नाटा फिर से छा गया। सज्जो अभी भी माधव के पीछे छुपी उसका कुर्ता पकड़े कांप रही थी। माधव ने पीछे मुड़कर देखा। सज्जो की आंखों से आंसू बह रहे थे। माधव ने बड़े ही कोमल अंदाज में उसके सिर पर हाथ रखा। सज्जो ने ऊपर देखा। उसे माधव की आंखों में वो हवस नहीं दिखी जो गजराज की आंखों में भी थी, बल्कि एक ऐसी हिफाजत देखी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सज्जो की फटी हुई पोशाक से उसकी गोरी देह साफ झलक रही थी। माधव ने अपनी चादर उठाई और बड़े सलीके से सज्जो के बदन को ढक लिया। सज्जो को पहली बार एहसास हुआ कि यह डॉक्टर बाबू का मददगार सिर्फ दवा देना ही नहीं जानता, बल्कि इज्जत की ढाल बनना भी जानता है। सन्नाटा पसरा था और रात की खामोशी में दूर कहीं सियार की आवाज गूंज रही थी। माधव ने अस्पताल की एक पुरानी चादर सज्जो के कंधों पर डाल दी ताकि उसकी फटी हुई पोशाक और उसकी लाज ढकी रहे। सज्जो का बदन अभी भी थरथरा रहा था, पर माधव की पनाह में उसे एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। माधव ने हौसला देते हुए कहा, डरो मत सज्जो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। जब तक मैं साथ हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। माधव और सज्जो दबे पांव गांव की पगडंडी से गुजर रहे थे। माधव आगे आगे रास्ता देख रहा था और सज्जो पीछे पीछे उसके साए में चल रही थी। चांदनी रात में सज्जो की नीली पोशाक के रेशे चमक रहे थे। उसे एहसास हो रहा था कि माधव की शख्सियत में वो वजन है जो बड़े से बड़ी आफत को टाल सकता है। लेकिन जैसे ही वे सज्जो के घर के पास पहुंचे, वहां का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सज्जो के झोपड़े के सामने मसालों की रोशनी जगमगा रही थी और पूरा गांव वहां इकट्ठा था। सबसे आगे मुखिया और उसका नीच लड़का गजराज खड़े थे। गजराज के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। जैसे ही माधव और सज्जो को लोगों ने साथ देखा, मुखिया ने जोर से चिल्लाकर कहा, देखो भाइयों, अपनी आंखों से देख लो। मैंने कहा था ना कि ये लड़की हमारे गांव की नाक कटवा रही है। रात के इस पहर में यह अस्पताल के छोरे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। गजराज ने आग में घी डालते हुए कहा, अरे बापू, ये तो रोज का काम है इनका। अस्पताल तो बस बहाना है। असल में तो सज्जो अपनी इस रेशमी पोशाक की चमक दिखाने इस माधव के पास ही जाती है। आज तो हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। सज्जो का गला सूख गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी चादर को अपने कोमल उभारों पर और कसती रही, जैसे खुद को समाज की इन गंदी नजरों से छुपाना लेना चाहती हो। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये झूठ है। गजराज ने मुझे डराया था। मैं तो बस अपनी जान बचाने। मुखिया ने उसे टोकते हुए कहा, चुप कर कुलच्छिनी, तेरी बातों पर अब कौन यकीन करेगा। शरीफ लड़कियां रात को गैरों के साथ जंगलों में नहीं भटकती। माधव का खून खौल उठा। उसने आगे बढ़कर गरजते हुए कहा, मुखिया जी, अपनी जुबान को लगाम दो। सज्जो पाक साफ है। आपका यह लड़का भेड़िया है जिसने आज रात इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं तो इसे महफूज घर छोड़ने आया था। गजराज जोर से हंसा। ओह, तो अब तू इसकी वकालत करेगा। भाइयों देखो इसकी हिम्मत। ये भारी लड़का हमारे गांव की बेटी के साथ पकड़ा गया और अब हमें ही आंखें दिखा रहा है। सज्जो ने अपने बापू की तरफ देखा जो सर झुकाए रो रहे थे। उनकी पगड़ी आज मिट्टी में मिल गई थी। सज्जो को लगा
जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उसने अपनी पोशाक के पल्लू से अपनी सिसकियों को दबाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। मुखिया ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस लड़की ने गांव का नाम खराब किया है। इसे और इसके बाप को कल सुबह तक गांव छोड़ना होगा, वरना इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। सज्जू ने माधव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी खौफ नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। माधव ने महसूस किया कि इस मासूम को बचाते बचाते वह खुद भी एक बड़े जाल में फंस गया है। बरगद के उस पुराने पेड़ के नीचे पूरा गांव जमा था। मुखिया की आवाज गूंजी, सज्जो अपनी जुबान संभाल। इस भारी लड़के का हाथ पकड़कर तूने अपनी बची कुची इज्जत भी गंवा दी है। अब या तो गजराज से निकाह शादी कर या फिर इस माधव को जूतों की माला पहनाकर गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दे। सज्जो का कलेजा कांप रहा था, पर उसकी आंखों में अब एक नई आग थी। उसने अपनी नीली पोशाक के पल्लू को अपनी कमर में कस लिया। उसे याद आया कि कैसे अस्पताल में माधव ने बड़े जतन से उसके सीने पर हाथ रखकर उसके बुखार की तपिश जांची थी। माधव की उस छुअन में एक ऐसी हिफाजत थी जो उसे आज मुखिया के इस भरे दरबार में भी महसूस हो रही थी। सज्जू ने अपनी रेशमी उंगलियों से माधव की सख्त हथेली को और जोर से भींच लिया। माधव ने महसूस किया कि सज्जू के बदन की वो पुरानी खुशबू अब उसके पास ही थी। माधव ने धीमे से कहा, सज्जू मेरी फिक्र मत करो। मेरी नौकरी और मेरी इज्जत से बढ़कर तुम्हारी सलामती है। सज्जू ने सर उठाकर गांव वालों और मुखिया की ओर देखा। उसने कड़क कर कहा, मुखिया जी, आपकी पंचायत और आपके ये ऊंचे कानून मुबारक हो आपको। जिस गांव में एक बेगुनाह लड़की की जान लेने वाले गजराज जैसे भेड़ियों की पूजा होती हो, वहां रहना मुझे मंजूर नहीं है। और रही बात माधव बाबू की, तो इन्होंने मेरी जान बचाई है, मुझे अपनी चादर से ढका है। सज्जू ने माधव की आंखों में आंखें डालकर कहा, बाबूजी, आपने मेरा इलाज किया था, पर आज आपने मेरी रूह को बचा लिया है। अगर आप मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार हैं, तो मुझे ये गांव आज ही छोड़ना मंजूर है। गजराज गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और चिल्लाया, पकड़ लो इन दोनों को। इनकी इतनी हिम्मत कि मुखिया के सामने आंखें दिखाए। माधव को नंगा करके जूतों की माला पहनाओ और इस कलमुही सज्जो को घसीट कर मेरी हवेली ले चलो। माधव का सब्र अब जवाब दे गया। उसने पास पड़ी एक भारी लकड़ी की बल्ली उठाई और सज्जो को अपने पीछे कर लिया। उसने अपनी मजबूत बाहों को तान कर कहा, खबरदार, अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया मुखिया जी, आज तक मैं एक अदना सा नौकर था, पर आज एक आशिक हूं। अपनी जान दे दूंगा, पर सज्जो की पोशाक पर एक दाग नहीं लगने दूंगा। माधव ने अचानक सज्जो की कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। सज्जो का सुडौल बदन माधव के सीने से जा टकराया। उस हड़बड़ी में सज्जो की ओढ़नी खिसक गई, जिससे उसके कोमल और रसीले उभारों की झलक साफ दिखने लगी। माधव ने अपनी चादर से फिर से उसके ऊपर डाली और भीड़ को चीरते हुए पगडंडी की तरफ भागने लगा। पीछे से गांव वालों का शोर और गजराज की गालियां सुनाई दे रही थी, पर माधव और सज्जो अब रुकने वाले नहीं थे। माधव सज्जो और उसके बूढ़े बापू जान हथेली पर रखकर भाग रहे थे। पीछे से गजराज और उसके लठेतों के चिल्लाने की आवाजें अभी भी हवा में गूंज रही थी। सज्जो की नीली पोशाक पसीने से तरबतर हो चुकी थी और भागने की वजह से उसके कोमल उभार तेज सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। माधव ने सज्जो का हाथ इतनी मजबूती से थाम रखा था कि उसे अपनी उंगलियों में सज्जो की कलाई की धड़कन साफ महसूस हो रही थी। आखिरकार वे हाँफते हुए शहर की सड़क पर बनी पुलिस चौकी पहुंचे। बाहर खड़ी जीप और खाकी वर्दी देख सज्जो के बापू की जान में जान आई। भीतर जाते ही माधव ने मेज थपथपाई। इंस्पेक्टर साहब, गजब हो गया। मुखिया और उसके लड़के ने इस मासूम लड़की का जीना दूभर कर दिया है।
इंस्पेक्टर साहब ने जब सज्जू की फटी हुई पोशाक और उसके चेहरे पर छाई दहशत देखी तो उनका माथा ठनका। सज्जू ने सिसकते हुए अपनी आप बीती सुनाई। कैसे गजराज ने रात के अंधेरे में उसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहा, कैसे पंचायत में उसे जलील किया गया। इंस्पेक्टर ने कड़कती आवाज में मुंशी से कहा, लिखो रिपोर्ट। मुखिया और गजराज के खिलाफ जान से मारने की धमकी और बदसलूकी का मुकदमा दर्ज करो। आज ही दबिश दी जाएगी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर ने माधव की तरफ देखा। उन्हें पता था कि गांव में अभी माहौल गर्म है और सज्जू का वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने गंभीर होकर कहा, देखो माधव, मुखिया रसूख वाला आदमी है। गांव में सज्जू और इसके बापू की जान को खतरा है। जब तक हम उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डालते तब तक इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इन्हें कुछ दिन के लिए शहर में अपने साथ ले जाओ। यह सुनते ही सज्जू की आंखों में एक अजीब सी चमक और शर्म के साथ साथ तैर गई। उसने माधव की तरफ देखा, वही शख्स जिसकी छुअन ने अस्पताल में उसके रोम रोम को जगा दिया था। माधव ने सिर झुकाकर कहा, जी साहब, मैं अपनी जान पर खेलकर भी इनकी हिफाजत करूंगा। शहर की उस छोटी सी तंग गली के कमरे में जहां बाहर की दुनिया का शोर थमता नहीं था, भीतर माधव और सज्जू की एक अलग ही दुनिया बसने लगी थी। सज्जू के बापू अब दिन भर बाहर बरामदे में बैठे रहते हैं या मोहल्ले के मंदिर में चले जाते हैं, जिससे कमरे के भीतर माधव और सज्जू को अपनी अनकही चाहत को परवान चढ़ाने का मौका मिल जाता है। दिन बीतने के साथ उनके बीच की हिचक कम होने लगी और जिस्मानी दूरियां मिटने लगी। एक तपती दोपहर माधव अस्पताल से जल्दी लौट आया था। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और सज्जू के पीछे जाकर खड़ा हो गया। सज्जू ने आहट पाकर जैसे ही पीछे मुड़ना चाहा, माधव ने अपनी मजबूत बाहें उसकी कमर के घेरे में डाल दी। सज्जू के मुंह से एक दबी हुई आह निकली। उसने शर्माते हुए कहा, बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं? बापू बाहर ही होंगे। माधव ने सज्जू के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए फुसफुसाया, बापू मंदिर गए हैं। सज्जू, और अब तो ये बाबूजी कहना छोड़ दो। इन 2 दिनों में तुमने मुझे अपनी धड़कनों में बसा लिया है, तो अब ये दूरियां कैसी? माधव के हाथों का दबाव सज्जू की रेशमी कमर पर बढ़ने लगा। उसने अपनी हथेलियों को धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकाया। सज्जू का पूरा बदन बिजली की तरह सिहर उठा। माधव की उंगलियां अब सज्जू की पोशाक के उन खुले हिस्सों तक पहुंच गई थी जहां से उसके कोमल और रसीले उभार तेज सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। माधव ने बड़े ही सलीके से सज्जू को अपनी ओर घुमाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सज्जू का सुडौल बदन माधव के सख्त सीने से टकराया। उसने अपनी उंगलियों के पोरों से सज्जू के उन उभारों को बहुत ही धीमे से सहलाना शुरू किया। सज्जू ने मदहोशी में अपनी आंखें मूंद ली और माधव के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। माधव की छुअन में अब तो वो डॉक्टर बाबू वाली गंभीरता नहीं थी, बल्कि एक बेपनाह इश्क की तड़प थी। माधव ने झुककर सज्जू के उन तपते हुए गालों को चूमा और फिर धीरे से उसके होठों के करीब पहुंचा। सज्जू ने अपनी गर्दन पीछे की और झुका दी, जिससे उसकी पोशाक कंधों से थोड़ी और सरक गई। कमरे के उस एकांत में सिर्फ उनकी तेज चलती सांसों की आवाज थी। माधव ने महसूस किया कि सज्जू अब पूरी तरह उसकी हो चुकी है। उसने बड़े प्यार से सज्जू को गोद में उठाया और खाट की ओर बढ़ गया। उस दोपहर शहर के उस छोटे से कमरे में दोनों ने समाज के हर डर को भुलाकर एक दूसरे की रूह में उतारने का फैसला कर लिया था। माधव ने सज्जू को बड़े ही लाड से खाट पर लिटाया। पुराने लकड़ी के पायों वाली वह खाट हल्की सी चरमराई, जैसे वह भी इस मिलन की गवाह बनना चाहती हो। कमरे की खिड़की से आती सूरज की एक मध्यम सी लकीर सज्जू के गोरे बदन पर पड़ रही थी, जिससे उसकी नीली पोशाक के रेशे सोनों की तरह चमक रहे थे। सज्जू की सांसें तेज चल रही थी और शर्म के मारे उसने अपनी हथेलियों से अपनी चेहरा ढाक लिया था।
माधव ने घुटनों के बल बैठकर सज्जो के हाथों को बड़े प्यार से हटाया और उसकी नसीली आंखों में झांका। माधव ने फुसफुसाते हुए कहा, सज्जो आज कोई पहरा नहीं है, न गांव की पंचायत का डर, न गजराज का खौफ, आज सिर्फ तुम हो और मैं। माधव की उंगलियां सज्जो की पोशाक के ऊपरी बटन पर रेंगने लगी। उसने बड़े ही सलीके से एक एक कर बटनों को कांच से आजाद किया। जैसे जैसे कपड़ा सरकता गया, सज्जो का कंचन जैसा बदन उधलने लगा। उसकी सुराहीदार गर्दन के नीचे से उसके सुडौल और रसीले उभार अब पूरी तरह माधव की नजरों के सामने थे। पसीने की एक नन्ही सी बूंद सज्जो के गले से फिसलकर उन उभारों के बीच की गहराई में जा छुपी थी। माधव का सब्र अब जवाब दे गया। उसने अपनी दोनों हथेलियों को सज्जो के उन कोमल उभारों पर टिका दिया। सज्जो के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली, बाबूजी, और उसने अपनी कमर को थोड़ा ऊपर की ओर उचकाया। माधव ने अपनी मजबूत उंगलियों से उन मसाल उभारों को धीरे धीरे भींचना और मचलना शुरू किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में मीठा मीठा दर्द और एक अनजानी ललक एक साथ दौड़ रही हो। माधव के हाथों की गर्माहट सज्जो के रोम रोम को जगा रही थी। माधव ने झुककर अपनी जबान से सज्जो की गर्दन पर बंधे उस काले ताबीज को छुआ और फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उन उभारों के शिखर तक पहुंच गया। सज्जो ने मदहोशी में माधव के बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी और उसे अपने करीब खींच लिया। माधव ने अपनी मर्दाना शख्सियत का सारा जोर उन उभारों पर डाल दिया, जिससे सज्जो की सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराने लगी। वह बार बार करवट बदल रही थी, पर माधव की पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। सज्जो ने कांपती आवाज में कहा, माधव, मुझे अपनी पनाह में ले लो, आज मुझे अपनी रूह तक सौंप लो। माधव ने सज्जो की पोशाक को पूरी तरह कंधों से उतार दिया और उसके पूरे बदन को अपनी बाहों के घेरे में भर लिया। उस दोपहर शहर के उस तंग कमरे में रूह और जिस्म का वो संगम हुआ जो सालों तक याद रखा जाता। माधव ने सज्जो के बदन के हर हिस्से को बड़े चाव से सहलाया, चूमा और उसे अपना बना लिया। माधव और सज्जो की ये मदहोश दोपहर अभी शांत भी नहीं हुई थी कि शहर की उसी तंग गली के बाहर एक काली साजिश ने दस्तक दी। गजराज इतनी आसानी से हार मानने वाला दरिंदा नहीं था। उसने शहर के कुछ नामी गुंडों को पैसे खिलाकर माधव के घर का पता ठिकाना मालूम कर लिया था। शाम के धुंधलके में जब माधव रसोई में सज्जो के लिए चाय बना रहा था और सज्जो अपनी पोशाक के बटन बंद कर बाल संवार रही थी, तभी अचानक धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला। गजराज हाथ में कट्टा लिए अपने 3 गुंडों के साथ भीतर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में हवस और बदले की आग एक साथ जल रही थी। उसने सज्जो के बिखरे बाल और चेहरे की लाली देखकर दांत पीसते हुए कहा, तो यहाँ गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं। मैंने कहा था ना सज्जो कि मुखिया की नजर जिस चीज पर पड़ जाए तो वो उसे पाकर ही रहता है। सज्जो खौफ के मारे दीवार से चिपक गई। उसकी पोशाक का पल्लू कांप रहा था। माधव लपक कर बीच में आया, गजराज अपनी हद में रह, ये तेरा गांव नहीं है जहां तेरी लाठी चलेगी। गजराज ने कट्टा माधव की कनपट्टी पर टिका दिया। चुप रह ओ नौकर, आज तेरा खेल खत्म है। इसे तो मैं ले जाऊंगा और तुझे ऐसी मौत दूंगा कि शहर का हर आशिक कांप उठेगा। गजराज जैसे ही सज्जो की बाह पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक बाहर नीली बत्ती की सायरन गूंज उठी। हाथ ऊपर कर लो गजराज, चारों तरफ से घेर चके हो। इंस्पेक्टर साहब भारी पुलिस बल के साथ कमरे में दाखिल हुए। दरअसल इंस्पेक्टर साहब ने माधव को पहले ही आगाह किया था और सादे लिबास में पुलिस वाले गली में तैनात कर दिए थे। उन्हें पता था कि गजराज जैसा सांपिया जरूर बिल से बाहर निकलेगा। गजराज के हाथ से कट्टा गिर पड़ा और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी लगाते हुए कहा, गांव की पंचायत में तो बच गया था, पर अब शहर की जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। अपहरण की कोशिश और जानलेवा हमले के जुर्म में तुझे उम्र कैद तक सड़ना होगा। संजो के बापू जो बाहर से सब देख रहे थे, उनकी आंखों में सुकून से आंसू थे।
गजराज और उसके गुंडों को पुलिस घसीटते हुए ले गई। उस रात जब सारा शोर थम गया और शहर की बत्तियां मध्यम हो गईं, माधव और सज्जो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े थे। चांद की रोशनी सज्जो के गोरे बदन पर पड़ रही थी। माधव ने धीरे से सज्जो की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। सज्जो ने इस बार अपनी नीली पोशाक को नहीं समेटा, बल्कि अपना सर माधव के चौड़े सीने पर टिका दिया। उसने बड़े ही कोमल अंदाज में माधव की आंखों में देखा और कहा, माधव, आज अगर आप न होते तो मेरी दुनिया उजड़ गई होती। माधव ने झुककर सज्जो की गर्दन पर बंधे उस काले ताबीज को छुआ और फिर उसके उन रसीले और कोमल उभारों को अपनी हथेलियों में भर लिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब कोई चाल, कोई गजराज हमें जुदा नहीं कर सकता सज्जो। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। सज्जो ने अपनी आंखें मूंद ली और माधव के आगोश में खुद को पूरी तरह सौंप दिया। उस रात की खामोशी में उनके मिलन की सिसकियां और धड़कनें एक नया संगीत रच रही थी। शहर के उस छोटे से कमरे में एक ऐसी प्रेम कहानी मुकम्मल हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।